हेलो एवरीवन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल नेट जार विथ रामपुरी में। आज का टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों, यूनिट 3 परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर का जो पॉइंट है, दस रूपक। आज मैं बात करूंगा दस रूपक के बारे में। नाट्य शास्त्र का जो एकादश संग्रह था उसमें जितने भी पॉइंट दिए गए थे उन पर मैं बात कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाएं और मेरे चैनल पर जाएं, वहां देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और लोगों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे दस रूपक, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। मेरा नाम रामूपुरी है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ परफॉर्मिंग आर्ट फिल्म एंड थिएटर से। और 2 मर्ज एग्जाम हुए थे, उसमें मैं दोनों टाइम नेट क्वालिफाइड हूँ परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर से। और 6265850405 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। साथ ही मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उस पर जाकर आप बहुत सारी चीज़ों को, नोट्स जो भी रहते हैं वो सब उसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, कक्षा जो हो रही है, जो यूनिट हम लोग तीसरा यूनिट कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज लेकर आया हूँ 10 रूपक। और जल्द ही आज और कल में मैं जितना 5 यूनिट तक आप लोगों को पढ़ा दूंगा, जिससे आप लोग जो लोग डांस के हैं, ड्रामा थिएटर के हैं, उन लोग को भी सहायता मिल सके। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करें और जो पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और ये तीसरा यूनिट चल रहा है उसको पढ़ें और देखें और आने वाले टाइम पे नेट और ज़्यादा हासिल करें। तो स्टार्ट करते हैं। दस रूपक क्या है? तो दस रूपक नाट्यशास्त्र के 20वें अध्याय से लिया गया है, वर्णित है उसे उसी का क्योंकि नाट्यशास्त्र बहुत ही विस्तृत है। मूल रूप को आचार्य धनंजय द्वारा इसे लिखा गया, कह सकते हैं। जो बहुत विस्तृत था उस जानकारी को इन्होंने छोटा किया और उन्होंने बताया कि दस रूपक में वस्तु, रस और नेता जो हैं उस पर एक विस्तृत लेख आचार्य धनंजय द्वारा किया गया। और उन्होंने 3 ही पॉइंट पर बात किया है कि दस रूपक में क्या क्या होते हैं। तो रूपक, 10 रूपक से तात्पर्य तो आप लोग सभी जान ही होंगे कि 10 रूप हैं, जो नाटक, प्रकरण, प्रहसन, भीम, इतिवृत्ति, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी को ना लेकर आचार्य धनंजय ने कथा वस्तु, वस्तु, रस का भी विवेचन अपने दस रूपक में किया है। और साथ ही जो नायक हैं, हमारे नायक नायिका, उनके गुण, चरित्र और उनके प्रकारों का भी वर्णन दस रूपक में किया है। तो ये रहा थोड़ा सा डिटेल जानकारी जो दस रूपक में वर्णित है। और जो पुस्तक है वो, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी कथा वस्तु क्या होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आते हैं दोस्तों। तो यूजीसी नेट में जो भी क्वेश्चन बन के आता है, जो पॉइंट आया रहता है, उस पर ही मैं अपना नोट बनाए रहता हूँ। तो आप लोगों को आसानी होगी इन वीडियो से, मैं ये उम्मीद करता हूँ। कथा वस्तु क्या होती है वो देख लेते हैं। तो कथा वस्तु नाटक, इतिवृत्ति या कथानक के नाम से जानी जाती है। कथा वस्तु इन तीनों नामों से जानी जाएगी। और कथा वस्तु को नाटक का एक कवि कल्पित शरीर भी कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आचार्य धनंजय ने इस तरीके की बात अपने 10 रूपक में वर्णित की है। रस प्रधान, रस और नायक के अनुकूल की कथा की रचना इसमें की जाती है। तो कथा वस्तु से तात्पर्य है कि हमारा जो नाटक है वो किस तरीके का है और उसमें किन किन तथ्यों को लेकर बात कही जा रही है। उसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं, उसमें नायकों के प्रकार से उसके रूप बदल जाते हैं। कोई कथा चल रही है तो उस कथा का मूल जो अभिनेता है वो कैसा है, उसके आधार पर वह रूपक बदल जाएगा। और उसका कार्य कैसा है, कार्य व्यापार कैसे करता है, तो ये सारी चीज़ों के आधार पर कथा वस्तु का निर्माण होता है। कथा वस्तु निर्माण करने वाले नाटककार रहते हैं, कवि रहते हैं, वो लोग के द्वारा लिखा जाता है। तो एक कवि कल्पित, जो कवि रहते हैं उनके द्वारा कवि कल्पित शरीर है। रस प्रधान, रस और नायक के अनुकूल की कथा रचना इत्यादि इसमें होता है। तो कथा वस्तु जिस पे हम लोग नाटक करते हैं, जो कथा रहती है जिसको हम लोग मंच तक ले आते हैं, जो सारांश रहता है, जो मूल तत्व रहता है, वो नाटकों के माध्यम से हम लोग, नाटक के माध्यम से हम मंच पर प्रस्तुत करते हैं। वही कथा वस्तु को आज हम पढ़ रहे हैं। और वो क्या है,
वो थोड़ा सा देख लेते हैं उसमें किस प्रकार से होते हैं कथा वस्तु के प्रकारों में। तो रूपककार अपने रूपक के लिए कथा इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथों महाकाव्यों से या कल्पना का आश्रय लेकर कल्पित कथा का रचना इत्यादि करते हैं। तो क्या क्या बात हुई यहाँ पे, इतिहास से लिया जाएगा, प्रसिद्ध ग्रंथ रहेंगे जैसे महाकाव्य रामायण महाभारत है ही हमारे यहाँ, कल्पना स्वकल्पित होगा जिसमें कवि अपने विचार अपने मन से जो उनको लग रहा होगा उसके आधार पर वो लिखेंगे, और ये सब मिलकर कथा वस्तु को निर्मित करेंगे। नाटक तथा अभिनय के ज्ञाता इसे इतिवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। तो इतिवृत्ति क्या है ये भी आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि इतिवृत्ति कथा वस्तु को ही कहते हैं। नायक आदि का चरित्र चित्रण भी इतिवृत्ति कहलाता है। तो हम किसी भी नायक का अगर चरित्र चित्रण भी कर रहे हैं उसके बारे में हमने लिखा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहेगा, इतिवृत्ति। आप लोग को समझ आ रहा होगा उम्मीद है। फिर है रूपकों का प्रथम भेदक जो धर्म है वस्तु। तो वस्तु से तात्पर्य है कि जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारे समाज में है, और जो नाटक को हम प्रस्तुत करेंगे वो किस वस्तु का, कह सकते हैं वस्तु जो है, जो हमारे पास नाटक करने का जो स्क्रिप्ट होता है उसमें किस तरीके का लेख है, वो लेख वस्तु के रूप में यहाँ पे 10 रूपक में बताया गया है। तो प्रथम भेदक धर्म वस्तु ही है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। कर सकते हैं लेकिन एक निश्चित वे में कैसे किया जाएगा उसे 10 रूपक में बताया गया है। कथा वस्तु 2 प्रकार की हो सकती है, एक होता है मुख्य कथा को ही आधिकारिक तथा सहायक कथा को प्रासंगिक कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, 2 प्रकार। तो एक प्रकार है आधिकारिक और दूसरा प्रकार है प्रासंगिक, जिसे सहायक कथा के रूप में भी जानते हैं हम लोग। तो आधिकारिक को देख लेते हैं। तो आधिकारिक क्या होता है, प्रधानभूत कथा को आधिकारिक कथा कहते हैं। जैसे रामायण की जो कथा है उसमें बहुत सारे चरित्र हैं, लेकिन वो कथा किसके बारे में है, श्री राम के बारे में। तो आधिकारिक क्या है, तो आधिकारिक अभिनेता है उसमें, तो वो आधिकारिक नायक भी कहाएगा, श्री राम भगवान आधिकारिक नायक कहाएंगे। और इसमें जो मूल कहानी चलेगी वो एक ही नायक के ऊपर चलेगी, ये आधिकारिक के अंतर्गत आता है। कथा वस्तु के 2 प्रकार होते हैं। तो वस्तु के आधार पर आधिकारिक पहला वस्तु है जिसमें मूल कथा मुख्य नायक पर चलेगी। जैसे नाटक के तत्व पर स्वामित्व प्राप्त करना अधिकार है, जैसे कोई भी फल को प्राप्त करना, मान लीजिए कोई भी हमने घटना देखी है उसे अंजाम, या समाज में जो बुराइयां हैं उसे हम लोग समाज तक ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए लेख लिखेंगे। तो वो लेख किस रूप में लिखा जा रहा है, क्या किसी इतिहास से संबंध रखता है या फिर किसी सामाजिक घटनाओं से संबंध रखता है, ये सारी बातों को हम लोग इन आधारों पर जानते हैं, मापते हैं। नाट्यशास्त्र में ये बहुत अच्छे से वर्णित है। और 10 रूपक के रूप में धनंजय कृत है ही, तो आप लोग उसे ज़रूर एक बार अगर समय मिले तो ज़रूर पढ़ें। इसका मैं बस पॉइंट लेकर आता हूं दोस्तों, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, तो आप लोगों के लिए सहायता होगी, इसके आधार पर मैं इन पॉइंटों को बनाता हूं। तो यहाँ पे उस फल के स्वामी को अधिकारी भी कहा जाता है। मैंने कहा जैसे रामायण के मैंने उदाहरण दिया हुआ है, तो रामायण में मुख्य नायक के रूप में राम है और राम ही उसके अधिकारी होंगे, ठीक, नायक ही उसके अधिकारी होंगे। प्रासंगिक क्या हुआ, जो कथा वस्तु दूसरे अर्थात आधिकारिक कथा वस्तु के प्रयोजन के लिए सिद्ध के लिए किया जाता है। तो एक ही नायक रहेगा तो आप बोर हो जाएंगे, उसके लिए बहुत सारे सहायक चरित्रों के साथ साथ बहुत सारे घटनाएं भी चलती रहती हैं, उसी के समकालीन घटनाएं चलती रहती हैं, उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि जो मुख्य कथा है वो बढ़े आगे। तो ये प्रासंगिक के अंतर्गत आता है। जैसे रामायण में सुग्रीव की कथा, ठीक, ये भी कथा है रामायण में सुग्रीव की कथा। तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे प्रासंगिक क्या है, बढ़ा रहा है किसको, आधिकारिक जो कथा वस्तु है उसे। फिर प्रासंगिक कथा वस्तु 2 प्रकार से हो जाती है। यहाँ पे पताका एक प्रकार होता है, जो कथा रूपक में आधिकारिक कथा के समानांतर दूर तक चलती रहे, कह सकते हैं पताका बहुत दूर तक चली जाती है, प्रासंगिक का प्रकार है, और ये जो आधिकारिक कथा चलती रहती है उसके समांतर चलती है। फिर है जैसे लक्ष्मण जी, भरत, तो ये कथाएं बहुत लंबी चलती रहती हैं, तो वो वृतांत भी हैं और प्रकार भी हैं जो आधिकारिक कथा के समरूप चल रही हैं, उसके साथ चल रही हैं। फिर पताका कथा वस्तु का नायक भी अलग होता है, जो आधिकारिक कथा वस्तु का सहायक होता है, जैसे कि सुग्रीव, यहाँ पे पताका का उदाहरण दे ही दिए हैं, ठीक। फिर है यहाँ पे प्रकृति, तो ये भी प्रासंगिक का जो कथा वस्तु है उसके ही प्रकार हैं।
जो कथा वस्तु अन्य अल्पकाल के लिए आधिकारिक कथा के साथ चलती है। तो प्रकृति क्या है, कुछ क्षण के लिए आधिकारिक जो कथा वस्तु चल रही है उसमें सहयोग करेगी। जैसे कि यहाँ पे रामायण में ही सबरी, मैं समझाने के लिए दोस्तों ये रामायण को बता रहा हूँ, आप लोग को समझ आएगा तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जो लोग परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर से तैयारी करते हो जिस नेट की, वो लोग इस वीडियो को और भी लोगों को प्रोवाइड कराए जिससे कि आसान हो सके हम लोग का जो विषय है उसे समझना। पताका और प्रक्रिया कथाएं आधिकारिक कथा वस्तु को गतिशील बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और ये प्रकार हैं प्रासंगिक के 2 प्रकार। ठीक, आप लोगों को समझ आया होगा। इस प्रकार कथा वस्तु के 3 प्रकार हैं, आधिकारिक जो कि मुख्य कथा वस्तु है, पताका और प्रक्रिया। फिर इसके 3 भेद बताए गए हैं। ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें वर्णित भी हैं और उलझा हुआ है कि समझ नहीं आएगा कि क्या कह रहे हैं। तो भेद, प्रकार, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, आपको आसानी होगी। प्रख्यात, ये भेद बताए हैं आधिकारिक, पताका और प्रकृति के आधार पर इसके 3 भेद बताए गए हैं। जैसे प्रख्यात क्या हो गया, प्रख्यात जो कथा वस्तु ऐतिहासिक होती है वह प्रख्यात कहलाती है। जैसे मुद्रा राक्षस की कथा वस्तु हो गई, या फिर जो महाभारत है वो भी ऐतिहासिक का प्रख्यात है, जन जन के लोग जानते हैं महाभारत को, रामायण को जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रख्यात के अंतर्गत आएगी। तो प्रख्यात कथा वस्तु होगी, इतिहास की बात कहेगी, मोहनजोदड़ो का ही कहानी ले लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर अगर कोई फिल्म बनाएगा तो उसके बारे में जानकारी लेगा, तो इतिहास से लिया गया जानकारी। शिवाजी के बारे में जो लोग अच्छा काम करके और उनका लोगों पर प्रभाव रहे, उस तरीके की कथा वस्तु को हम प्रख्यात कहेंगे, जो व्यक्ति उसका नायक प्रख्यात हो। ठीक, फिर उत्पाद क्या होता है, तो जो इतिवृत्ति उत्पाद होता है, अर्थात नाटककार अपनी कल्पना को ग्रहण कर लिखता है। आषाढ़ का एक दिन एक उदाहरण है जिसमें मोहन राकेश जी कालिदास को भी लाते हैं, जबकि कालिदास उस समय के नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी कल्पना से उन्हें गढ़ा और उस आषाढ़ के एक दिन में उन्हें करेक्टर के रूप में फिट किया। तो ये प्रख्यात है, उनकी कहानी कोई नहीं है, लेकिन ये कवि अपना भी सोच रहा है और जो कवि अपना सोच के सारी चीज़ें लिख रहा है। फिर आता है मिश्र, जिसमें कुछ अंग प्रख्यात और कुछ अंग कवि कल्पित हो, तो ये मिश्र आता है। 3 प्रकार हैं जो कथा वस्तु को बताते हैं कि किस प्रकार की कथा वस्तु है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, दोनों प्रकार के मिश्रण से अभिज्ञान शकुंतलम बना हुआ है। ठीक, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर लें, ये मैं उम्मीद करता हूँ। उसके हिसाब से सारी चीज़ें बनाई गई हैं। आगे अर्थ प्रकृति देखेंगे 10 रूपक में। अर्थ प्रकृति जो है वो 5 प्रकार की होती है, जो क्वेश्चन में हर बार देखने को आपको मिलेगा। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति को बढ़ाने वाले चमत्कार युक्त अंशों को अर्थ प्रकृति कहते हैं। तो चमत्कार युक्त अंश जो रहेंगे उसे अर्थ प्रकृति के रूप में जाना जाता है। तो पहला नाम है इसमें बीज। मुख्य फल के लिए कथा भाग क्रमशः विस्तृत होता जाता है। तो एक बीज की उत्पत्ति हो जाएगी कि इस हमें जैसे रावण वध रामायण में, तो वो बीज बन चुका है। ठीक, वो गढ़ा गया है। राम भगवान का अवतार, श्री राम का अवतार हो रहा है पृथ्वी पर। रावण का सब कुछ, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, रावण का अत्याचार हुआ है। तो उसके अंत के लिए जिस तरीके से बीज बना, ये बीज हो गया। ठीक, आप लोगों को समझ आएगा। बिंदु होता है, प्रधान कथा को बनाए रखती है। तो उस टाइम हम लोग देखते हैं कि जो कथा है वो प्रधान के रूप में बनी हुई है। जो मुख्य उद्देश्य है हमारा रावण वध था, तो वो कथा बनी हुई है। ठीक, जो बात कारण बन के आगे बढ़ती रहती है, ये भी महत्वपूर्ण है। बिंदु बन गई है, अब उसी को लेकर काम करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं देखेंगे। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती रही होगी, आप अयोध्या में देख लीजिए, वहाँ की घटनाओं को नहीं बताया गया। बात उस समय जब वो वनवास थे, तब कुछ ही क्षणों पर, कुछ टाइम पर ये चीज़ें वर्णित हैं। तो ये होते रहेगा बिंदु में। फिर आता है प्रक्रिया, सॉरी यहाँ पे पताका भी है। पताका जो हम लोग निरंतर कथा वस्तु जो है मेन, उस पर मुख्य कथा वस्तु है, उसके साथ चलती रहेगी। प्रक्रिया छोटे छोटे वृत्तांत जैसे जटायु संवाद हो गया, ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी प्रक्रिया के नाम से। अर्थ प्रकृति है ये। ठीक, अर्थ प्रकृति के बाद कार्य, 5वां प्रकार इसी का है। परिणाम, अब सारी चीज़ें हो गई, बीज हुआ, बिंदु हुआ, पताका हुआ, प्रक्रिया, और साथ में हमें जो चाहिए था वो परिणाम हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें मुख्य परिणाम कथा, जो कहानी लिखे थे वो कथा थी जो वो रावण वध को लेकर थी। तो ये हम अर्थ प्रकृति के माध्यम से जान गए। ठीक, फिर आता है अवस्था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। कार्य व्यापार की जो अवस्था होती है, श्रृंखला 5 प्रकार की होती हैं। आरंभ होता है, पहले कोई भी कार्य कथा वस्तु चल रही है तो, जिसमें किसी फल की प्राप्ति के लिए औत्सुक
और उत्सुकता हो किसी चीज़ के लिए, ठीक, उत्सुकता वाली बातें अगर है तो वो आरंभ के अंतर्गत आएंगी। अवस्था है ये भी नोट कर लीजिएगा, ये हर चीज़ें सीरियल जो श्रृंखला है उसके अनुसार आता है एग्जाम में। फिर है प्रयत्न, क्या होता है जिसमें उस फल की प्राप्ति शीघ्रता का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रयत्न किया जा रहा है, जो फल है हमारा, जो मुख्य बिंदु है जिसे हमें दिखाना है दर्शकों को, जिसको समाज को दिखाना है, वो बिंदु के लिए हम यहाँ पे प्रयत्न देखते हैं, जो कि सहायक चरित्रों द्वारा मुख्य चरित्रों द्वारा दिखाया जाता है। फिर है प्रत्याशा, प्राप्ति संभव, जिसमें सफलता की संभावना ना हो, आशंका बने रहे। तो बीच वाला मीडिएटर कह सकते हैं, जो मिड सब कुछ पता चल गया है और संभावना बनी हुई कि ये जीतेंगे, हीरो इस विलन को मारेगा, तो ये इस प्रकार की जो संभावनाएं बन रही है, आशंका बनी रहे, तो ये प्रत्याशा, अब फल की प्राप्ति होगी कि गुंडा जो विलन है, सॉरी जो विलन है वो मर जाएगा और फल की प्राप्ति होगी, जो हम लोग देखना चाहते हैं। तो इस तरीके का वहाँ पे अगर वर्णन देखने को मिलता है तो वो प्रत्याशा के अंतर्गत आएगा। फिर नियताप्ति, क्या होता है नियताप्ति, सफलता निश्चित हो जाती है, तब उसे नियताप्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। कार्य व्यापार की सफलता अगर वहाँ पे नियताप्ति की ओर चली गई तो सफलता निश्चित मानी गई है। फिर आता है फलागम, संचित या उद्देश्य की सिद्धि हो, तो जो चीज़ें हम सोचे हैं, विचारे हैं, वो चीज़ें सिद्ध हो गई और फलागम हमें प्राप्त हो गया, जो हम लोग कहानी नाटक लिखे थे उसका। फिर है मध्य अवस्था में जिस नाटक में प्रत्याशा आए वही श्रेष्ठ होता है, ये भी बात बताया गया है। तो प्रत्याशा अगर है तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमें पता रहता है आशंका भी है और नहीं भी हो रहा है, तो नायक रहता है, उसका स्ट्रगल जब हम देखते हैं तो एक अलग ही अनुभव रहता है और बहुत ही आनंद की अनुभूति करते हैं और अच्छा लगने लगता है वो चीज़ें। तो आप लोग को सही समझ में आया होगा, उम्मीद है। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, संधियाँ यहाँ पे लेकर आया हूँ। संधियाँ भी बहुत बार पूछी जाती हैं, नाट्य शास्त्र की कथा वस्तु में ही ये चीज़ें आती हैं। जो वस्तु है दस रूपक, जो आचार्य धनंजय कृत जो लिखा हुआ है, उसमें संधियों को भी विस्तृत वर्णन किया गया है और ये क्वेश्चन में देखने को हमें मिलता है। तो संधि क्या होता है, मुख्य संधि पहला प्रकार है प्रारंभ अवस्था, बीज नामक अर्थ प्रकृति की उत्पत्ति, जो कराएगा, जो जोड़ेगा उस चीज को, वो मुख्य संधि रहेगा। फिर प्रतिमुख संधि, नाटकीय प्रधान फल का साधक इतिवृत्ति, बीच का लक्ष्य कभी गुप्त कभी स्पष्ट हो, अगर इस प्रकार की संभावना बनी रहे तो प्रतिमुख संधि रहती है। और ये दोनों प्रकार है ना, अर्थ प्रकृति और अवस्था, ये दोनों मिलके संधियां, ये दोनों को जोड़ने का काम संधि करती है, तो ये प्रतिमुख संधि होगी। फिर गर्भ, प्रतिमुख संधि के किंचित प्रकाशित बीज का बार बार अभिवार्य, मतलब कह सकते हैं जो बीज हमारा है वो बार बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये अवस्था किसके अंतर्गत आएगी, पताका, लंबे समय तक चल रही है, प्रत्याशा है, शंका बनी हुई है, तो ये प्रकार हो जाएंगे, एक दूसरे से मिले हुए हैं और इन दोनों को जोड़ने वाला काम गर्भ संधि करता है। जैसे अभिवार्य, तिरोभाव, प्रत्याशा प्लस पताका मैं लिखा हूँ यहाँ पे, तो ये अगर बन रहा है तो गर्भ संधि के अंतर्गत मिलेगा और ये दोनों को जोड़ता है। फिर है अवमर्श संधि, श्राप, क्रोध के कारण विघ्न नियताप्ति प्लस प्रक्रिया, तो छोटे छोटे वृत्तांत हैं उन सब का निवारण हो रहा है वहाँ पे, और जो फल की प्राप्ति है वो उसकी ओर हम लोग आगे चले गए हैं और यहाँ पे सफलता निश्चित की जा चुकी है, तो ये अवमर्श संधि इस चीज को जोड़ेगा। फिर है निर्वहन संधि, फलागम प्राप्त हो जाएगा और प्रकृति कार्य का फल जो मिलना था वो हमें निर्वहन संधि के अंतर्गत मिल जाएगा, कि जो हमें जिसलिए हम लोगों ने नाटक की रचना की थी उसका हमें फल प्राप्त हो गया। तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।